हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स अटेंड करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है, हम लोग रेगुलर आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और सीक्वेंस से लेक्चर दे रहे हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स के भी लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ के साथ क्लास 9th के भी जो बच्चे हैं उनको भी मैथमेटिक्स के लेक्चर आप लोगों को सीक्वेंस से यूट्यूब पर मिल रहे हैं। साथ के साथ साइंस का भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। करना क्या है, आपको लेक्चर सीक्वेंस से देखना है। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए या आप कांटेक्ट कर सकते हो। बस मैथ की भी रेगुलर प्रैक्टिस करिए और साइंस की भी रेगुलर, जो भी हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़िए। जो भी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसका खुद हाईलाइट करिए, उसके नोट्स बनाइए। साथ के साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है प्लेलिस्ट में। बस आपको इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने आप को स्टडी के लिए मेंटेन करके रखना है, लेकिन सीक्वेंस से लेक्चर्स को जरूर देखें। बच्चों, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 के कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये जाना था कि वाई डू वी नीड टू मैनेजमेंट आवर रिसोर्सेज, हमें प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती थी। तो हमने उस बात को जाना था कि कोई भी हम काम करें तो उसमें हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर को तो नुकसान नहीं हो रहा। क्या हम ऐसा कोई काम न करें जिससे नेचर को नुकसान न पहुंचाए। हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने सेल्फिश एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हम नेचर को नुकसान किसी न किसी रूप में न पहुंचाएं। लास्ट पैराग्राफ में हमने ये जाना था कि हमारे वैदिक टाइम, जो वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा शुरू से ही प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो बात करते हैं आज हम लोग पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम में आप लोग 270 पर आइएगा, ठीक है। और ठीक है, एंड हिंदी मीडियम की जो आपके NCERT की बुक है उसका पेज नंबर 302, पेज नंबर हिंदी मीडियम में 302 NCERT गवर्नमेंट बुक का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ एक्टिविटी 16.5 के नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, हालांकि संस्कृत में है पैराग्राफ ये, और आप लोग खुद पढ़ने की ट्राई करिएगा, फिर भी मैं एक बार इसको हिंदी में बोल देता हूँ। इसका मीन्स क्या है, संस्कृत में अलग श्लोक दिया गया है, इसका हिंदी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इंडियन text such as Upanishad and Sushrut contain many descriptions on the users and managements of forest and highlight sustainability as an implicit theme. 1. Haim and Atharvaved 12.1.1 letter translated into English in the book Atharvaveda, the Sanskrit text with English translation written by the Devi Chand in 1997 reads, भारतीय साहित्य जैसे कि हमारे उपनिषद, हमारे स्मृतियों में जंगलों के उपयोग और प्रबंधन तथा संपोषिता का एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। संस्कृत साहित्य अथर्ववेद एवं ऋचा के अनुसार, जिसका ट्रांसलेट देवी चंद के द्वारा किया गया था, वो बोलते हैं कि इसमें मैं आपको सिर्फ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, संस्कृत में आप लोग खुद ही पढ़ना है। ओ अर्थ प्लीजेंट बाय द हिल्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, ओ न्यूमेरस कलर्ड फिल्म एंड प्रोटेक्टेड अर्थ, ऑन दिस अर्थ आई स्टैंड अनडिफेक्टेड, अनस्लेन, अनहर्ट। हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे बिना बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हो। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर रक्षित पृथ्वी, जिस पर मैं अजय अनाहत अक्षत होकर रहा हूँ। मतलब हम पूरी, इस श्लोक में बताया जा रहा है, हम पूरी तरीके से पृथ्वी के गुणों को वर्णन कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से पृथ्वी के अंदर समाहित हैं और हम उसी तरीके से पूर्ण रूप से निर्भर हैं। Another Hayam and rivers and installations and regeneration principle from whatever I dig out of you, O earth, may that have took regeneration again, may we not damage the vital habitat and heart। बच्चों क्या कह रहा है कि हे भूमि, मैं जो तुम में गड्ढा खोदता हूँ वह शीघ्र ही भर जावे, मैं तुम्हारे
मर्म को और हृदय को हत करने वाला न बनूं, यानी मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचाऊं। बाद में देवीचंद द्वारा लिखित पुस्तक अथर्ववेद संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंग्रेजी अनुवाद भी इसको किया गया है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड both productive as well as protective except of forest vegetations where emphasized agriculture emerged as a dominant economic activity during the later Vedic period. This was the time when the concept of cultural landscape such as scared forest and groves, scared corridors and a variety of anthenoforestry practices were evolved. The continued to the post-Vedic period, beside a wide range of ethnoforestry particles were infused with the tradition, customs and rituals and follow as a means for protection of nature and natural resources. बच्चों, अंतिम पैराग्राफ में आपसे क्या बोल रहा है कि वैदिक काल के दौरान वनस्पति जंगलों में वनस्पति के उत्पादक व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया है। वैदिक काल में इन दोनों चीजों को क्लियर किया गया है। वैदिक काल के अंत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। यह वह समय था जब पवित्र जंगलों व गुफाओं, पवित्र गलियारों, विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथाओं जिसे संस्कृति का परिदृश्य की अवधारणाओं के रूप में विकसित हुई, जो वैदिक काल के बाद में लगातार चलती आ रही है। साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वानिकी प्रथाओं की परंपराएं और प्रथाओं अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी की जाती रही है। आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस श्लोकों का क्या रोल है, यहाँ पर इतनी ट्रेडिशनल बातें हम क्यों कर रहे हैं। देखो, उन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ पर नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं और नेचर से बड़ा साइंस भी नहीं है, हम नेचर से आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि इन सब जो हमारी नेचर की चीज़ें हैं, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, उनकी रक्षा करना हमारे वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने करी, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं वन एवं वन्य जीव। Forests are biodiversity hotspots on measures of the biodiversity of an area is the number of species found there. However, the range of different life forms, bacteria, fungi, ferns, flowering plants, netmores, insectivores, reptiles and so on found is also important. One of the main aims of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. Experiments and field studies suggest that loss of biodiversity may lead to loss of ecological stability. देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वन एक वर्ड है, वन फॉरेस्ट। वन नाम से हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी घूमती है, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल। व्हाट डू यू मीन बायोडाइवर्सिटी? इसका मतलब ये होता है जहां पर वैरायटी पाई जाए, जहां पर विभिन्नताएं पाई जाए, उस वर्ड की जगह उस वर्ड को हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में यूज लेते हैं। जैव विविधता एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की व्याख्या करता है, वहां पर कितनी प्रकार की अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप, लेकिन जीव अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। हमने क्या समझा, हमने चैप्टर नंबर 15 को पढ़ा था, हमने ये बताया था जो फूड वेब होता है ना, जो भोजन आहार श्रृंखला होती है ना, उसमें हर जीव का इंपॉर्टेंट रोल है। हम किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिनाई नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वंशानुगत आनुवंशिकी जैव विविधता की संरक्षित करने का प्रयास प्रकृति संरक्षणों में से एक मुख्य उद्देश्य है। देखो, नेचुरल कंजर्वेशन की ये बात की, ये हमारा मेन एम है कि हम हर जीव को बचाएं। प्रयोगों और वास्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व भी नष्ट होता है, इकोलॉजिकल भी। अगर जीव कम होंगे, चैप्टर नंबर 15 में हम क्लियर कर चुके हैं, तो उसका इकोसिस्टम पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। आइए बच्चों, आगे क्या कह रहा है, अगला एक टॉपिक है आपका स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स दावेदार। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। वी ऑल
वेरियस फॉरेस्ट, कई बार एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। तो वी ऑल यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट आवर डिपेंडेंसी on forest resources varies. Some of us have access to alternative, some do not. When we considered the conservation of forest, we need to look at the stakeholder who are. हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमें पता है, हम प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करते हैं, वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प हैं, परंतु कुछ के पास तो नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा इसके दावेदार कौन कौन हैं, किन किन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किन किन की जिम्मेदारी पड़ती है कि वनों का संरक्षण कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको जिक्र करते हैं कि द people who live in or around forest are dependent on forest produce for various aspects of their life. वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग जो वनों के आसपास रहते हैं, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी आजीविका वनों पर ही निर्भर रहती है। एंड सेकंड पॉइंट्स, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट which owns the land and controls the resources from forest. सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व है, ऑफिशियल रूप से, लीगल रूप से यदि देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही इसकी जिम्मेदारी होती है। वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। द इंडस्ट्रीज फ्रॉम who was tendu leaves to make biddies to the ones with paper mills who use various forest produce but are not dependent on the forest in any one area. देखिए बच्चों क्या कह रहा है, उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग, देखिए कई बार इंडस्ट्रियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग, अंडरलाइन करिएगा, तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में से लेकर कागज मिल तक इसका उपयोग वनों के उत्पाद में करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये नहीं कि सभी का उनको जगह, मतलब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है, उनको पता है कि बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग करेंगे तो सिर्फ उसी का पैदावार करेंगे, उस पर स्टेक होल्डर, उस पर स्वामित्व उनका ही रहेगा। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट्स, तो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट्स हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म, वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण करे इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। 100 बात की एक बात लास्ट में यदि हम निचोड़ निकालें कि जिसकी इसकी जिम्मेदारी होती है, जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा, जो इसकी देखरेख करेगा, इनके महत्व को समझेगा। सिर्फ ये नहीं, अपने सेल्फिश एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थवश प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ वनों का आप ध्यान रखो, ठीक है, हमें उसका महत्व भी रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको स्टेक होल्डर के बारे में कुछ हमने पॉइंट्स बताए और पॉइंट्स काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ले लिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को और हम कंटिन्यू करेंगे और भी हम जानने की कोशिश करें। तब तक लेक्चर को कंटिन्यू देखें, सिक्वेंस से देखें, चाहे पीछे हो गए कोई ना, सिक्वेंस से जरूर देखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।